लेट्स स्टार्ट द धूम सीरीज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। क्या हम शुरू कर सकते हैं? जल्दी से बताओ, कैन वी स्टार्ट? और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपने इससे अच्छे तरीके से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ा होगा, गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, तो चलिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनको आप कॉल करके बोलो कि आ जाओ, फटाफट से मजा आ जाएगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। वन शॉट में उसको खत्म करेंगे और मेरा बच्चा पार्टी एकदम तैयार है, मुझे पता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो भैया, ऐसा है, अगर हम लोगों को यह लगता है कि हम कुछ भी करेंगे तो भी जिंदा रहेंगे तो ये गलत है। हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ के एनवायरनमेंट को अगर हम लोगों ने सेव नहीं किया, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको फिल्टर नहीं किया, तो मनुष्य जाति को खत्म होने में समय नहीं लगेगा। ये फैक्ट बात है। जो आज हम कार यूज कर रहे हैं, जो व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, उससे जो पोल्यूशन होता है, या इंडस्ट्रीज जो लगी हैं उनसे जो पोल्यूशन होता है एनवायरनमेंट को, उससे धरती को, अर्थ को नुकसान हो रहा है। उस नुकसान जो हो रहा है, पहले तो हम लोग आज देखेंगे कि एनवायरनमेंट में किस किस तरह का पोल्यूशन होता है। ठीक है, किस किस तरह से प्रदूषण फैल रहा है और उससे क्या क्या नुकसान होता है, वो सारे फैक्टर्स हम लोग देखेंगे जो इस चैप्टर में आपको पढ़ाए जाते हैं। और ये चैप्टर सिर्फ आपके नीट के एग्जाम के लिए नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आज मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं और आज मैंने बड़े डिटेल में किसी से समझा। सो थैंक यू सो मच गौतम, उसने मुझे समझाया। तो मैं जानता तो पहले से था, लेकिन डीपली आज जब मैंने इस चैप्टर को समझा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये चैप्टर आपको आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाएगा। सो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन, हमारी हमारी धरती के लिए, हमारे अर्थ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको याद दिलाएगा। और इसीलिए आपको ये पूरा चैप्टर देखने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ नीट एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपकी जिंदगी के लिए भी है। और आप में से बहुत सारे भावी लोग अर्थ को सेव करने के लिए शायद कुछ ना कुछ अच्छा करें जिंदगी में आगे जाके, क्योंकि तभी हम बच पाएंगे, अदरवाइज तो बच ही नहीं पाएंगे जैसा माहौल है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, पोल्यूशन रेगुलरली बढ़ रहा है, इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है कि पूछो मत। फिर भी इंसान रुक नहीं रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, यहां से बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। एनवायरमेंट में बेसिकली गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, ओजोन लेयर में होल हो रहा है, हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में हीट बढ़ रहा है, जिससे टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अगर आप लोगों को पता होगा कि इन दिनों में नॉर्थन इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, वहां के लोगों का तो बाहर निकलना मुश्किल है, ये बात सच है और आप भी जानते हो। अगर कोई नॉर्थन इंडिया में रह रहा है, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, बिहार का मुझे नहीं पता, राजस्थान यूपी में अभी तो थोड़ी बारिश हो गई है, लेकिन थोड़े दिन पहले तो इतनी गर्मी थी कि उनको घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता था। और दिल्ली एनसीआर, आप लोग जानते हो जब गर्मियों के दिन आते हैं तो हालत खराब हो जाती है, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, एसी में बैठने का मन करता है, कूलर में बैठने का मन करता है। और जब आप कूलर और एसी चलाते हो तो उसी से ही एनवायरनमेंट को और ज्यादा नुकसान होता है। तो हम लोग अगर सोच रहे हैं हम अपने आप को बचा रहे हैं एसी चला के, तो बच्चों आप और ज्यादा नुकसान कर रहे हो अर्थ का, और उससे टेम्परेचर बढ़ते ही जाएगा। और ये पूरा चैप्टर उसी के बिहाफ पे जो मैं आप लोगों को आज पूरी जिप से, पूरे मोशन से दिखाने की कोशिश करूंगा। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, आपको फील करवाऊंगा कि इस चैप्टर किसकी कौन से बिहाफ पे लिखा गया है, और जिससे आपको फील हो कि नहीं यार, हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना पड़ेगा अगर हमें जिंदा रहना है। तो ये चैप्टर सिर्फ नीट के बच्चों के लिए नहीं है, मैं ये नीट के बच्चों के जो माँ बाप है उनको भी देखना चाहिए, जो आपके जूनियर्स हैं उनको भी देखना चाहिए। ये नॉलेजेबल चैप्टर है जिसे हर एक बच्चे को शेयर करना है, आगे तक लेके जाना है, ताकि हर एक समझ सके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपन इस पूरे पूरे चैप्टर में बात की गई है हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में, तो मैं थोड़ा अपने एटमॉस्फेयर के बारे में बताता हूं। देखो, यहां पर वैसे तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लेयर्स के बारे में यहां जो बात करी गई है, अर्थ के इंपॉर्टेंट लेयर्स में, अगर अर्थ के सी लेवल से ऊपर की तरफ जाए तो शुरू के जो 10 किलोमीटर हैं उस लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रोपोस्फेयर। हमारे सी लेवल से 10 किलोमीटर तक ऊपर, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। और उस ट्रोपोस्फेयर में ही आप लोगों को ये वेदर कंडीशंस या वेदर दिखते हैं, बादल दिखते हैं, और वहीं पे बारिश वगैरह, जो हमारा बेसिक एनवायरनमेंट है ना, वो ट्रोपोस्फेयर ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब उससे अगर आप ऊपर जाओगे और सी लेवल से 50 किलोमीटर तक
ऊपर तक अगर आप जाओगे तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पर हमारी ओजोन है, O3। उसके नीचे यहां पर इस एनवायरमेंट में आपको O2 मिलेगी, CO2 मिलेगी, नाइट्रोजन गैस मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप 10 किलोमीटर के ऊपर जब आगे जाते हो, 40 किलोमीटर और ऊपर जाते हो, टोटल 50 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल, उसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी ओजोन लेयर होती है जो हमें बेसिकली हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी अर्थ के चारों तरफ एक पैकिंग है जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, जिसमें ओजोन है, O3 है, जो कि बेसिकली हार्मफुल रेडिएशन से हमें सेव करती है। आपको बता देता हूं, प्लेनेट बहुत हैं, लेकिन जितना इंसान जानता है उसके हिसाब से अभी तक अर्थ पे ही जीवन पॉसिबल है और हम लोग जिंदा हैं। समझ में आ गया? और उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि अर्थ के चारों तरफ एक एनवायरमेंट है। हमें दिन दिखता है, आप अंतरिक्ष में जाओगे तो आपको काला काला नजर आएगा। आपको पता है, आपको सन दिखता है पीला सैफरोन कलर का, लेकिन सन एक्चुअली व्हाइट कलर का है। एनवायरमेंट में जाके देखो, यहां आपको दिन दिखेगा लेकिन अंतरिक्ष में आपको काला अंधेरा दिखेगा, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम ही नहीं है। और इस एटमॉस्फेयर की वजह से, जो चारों तरफ जो लेयर है उनकी वजह से ही हम यहां पर जी पा रहे हैं, जिंदा हैं। अदरवाइज कब के ही खत्म हो चुके होते। आपको ये तो पता होगा ना कि अंतरिक्ष में इंसान नॉर्मल कपड़ों में जा ही नहीं सकता। आप ट्राई करके देखना कभी, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन सच बता रहा हूं, जिस वक्त आप अंतरिक्ष में बिना बिना वो जो सूट होता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट का सूट, जो कि 1.2 मिलियन का आता है, वो बिना कपड़े पहने आपको छोड़ दिया जाए ना स्पेस में, तो आप 2 मिनट के अंदर मर जाओगे। मतलब अंतरिक्ष में तो खुद में ही जीवन पॉसिबल नहीं है बिना सूट बूट के। और यहां पर आप खुले मुंह से सांस ले पा रहे हो, उसके पीछे का रीजन है आपका एटमॉस्फेयर, उसके पीछे का रीजन है ये ट्रोपोस्फेयर, उसके पीछे का रीजन है स्ट्रेटोस्फेयर। और हम लोग इसी परत को, जो सुरक्षा की परत है, उसी को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही परत को इंसान खाए जा रहा है। अरे बेवकूफों, अगर ये खत्म हो गई तो हम लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे। अब मैं बताता हूं कैसे कैसे पोल्यूशन होते हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एयर पोल्यूशन की बात करेंगे। तो यहां पर अलग अलग लेयर्स हैं, कौन कौन से टाइप के पोल्यूशन होते हैं। सबसे पहले विल टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन। ठीक है, सबको पता है एयर पोल्यूशन के बारे में। तुम एक्टिवा चलाते हो, ठीक है, उसमें पेट्रोल डलता है। कार चलाते होंगे पापा, उसमें पेट्रोल या डीजल जलता होगा। जितनी गाड़ियां चलाते हो उसमें कुछ ना कुछ ईंधन है जो जलता है। लकड़ी जलाते हो तो कुछ बाहर निकलता है, जिसकी वजह से एयर में पोल्यूशन फैलते जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस फैलते जा रही हैं। उसी के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले एयर पोल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर पोल्यूशन की, जो कि जिसके अंदर हमारी ये जो गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो मैंडेटरी गैसेस इसमें है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर जहां पर बादल होते हैं। क्लियरली बोलूं कि बादल जो होते हैं, जो आपके जहां बादल और बारिश जो होती है वो ट्रोपोस्फेयर के ये इसी लेयर में होती है 10 किलोमीटर तक। उसमें किस किस तरह का पोल्यूशन है, विल टॉक अबाउट दैट। तो ट्रोपोस्फेयर पोल्यूशन के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर पोल्यूशन में सबसे बड़ा पोल्यूशन का कारण है इंडस्ट्री का वेस्ट, इंडस्ट्री का स्मोक, इंडस्ट्री का गंदा धुआं। उसके अलावा कौन कारण है? उसके अलावा कारण है हवाई जहाज, ये जो एरोप्लेन, ये जो गैसेस छोड़ते हैं, इनकी वजह से, बेसिकली इनकी वजह से जो पोल्यूशन होता है। कार, स्कूटर, बस, ट्रक, इंडस्ट्री, एसी, ये जितने भी हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स, इनकी वजह से जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो सारी की सारी ट्रोपोस्फेयर पोल्यूशन का कोज है। और स्पेशली यहां से गैस निकलती है एक SO2 नाम की, जिसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। अब इससे क्या नुकसान है? ये सल्फर डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। और यही सल्फर ट्राइऑक्साइड, जब आप इसकी रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड की किसकी, H2O यानी पानी से रिएक्ट करने के बाद, H2O से रिएक्ट करने के बाद बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो जाती है? H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में। एसिड रेन इसी वजह से होती है। दिस इज वन ऑफ द कोज। और इनकी वजह से रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, मतलब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये उसका कोज है। SO2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO3 बनाती है, SO3 पानी से रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है। इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। जो ग्रीन हाउस गैसेस, ये सारे के सारे सोर्सेज जो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे O2 लेयर में छेद हो रहा है,
जिसकी वजह से यहां पर वो छेद की वजह से हीट बढ़ रहा है धरती का, अर्थ का। और ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ज्यादा साल नहीं बचे हैं धरती को। एक वक्त ऐसा आएगा जब टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि हमें यहां पर जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। और धीरे धीरे लेयर्स में टेम्परेचर बढ़ रहा है, सबको पता है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। सिर्फ SO2 प्लस O2 इज टू SO3 वही पोल्यूटेंट नहीं है। आपको पता है कि जब हमारे एनवायरमेंट में एयर स्ट्राइक होती है, यहां पर एनवायरमेंट में जब एयर स्ट्राइक होती है, ठीक है, सो उस एयर स्ट्राइक में, मेरी बात ध्यान से सुनना, उस एयर स्ट्राइक में नाइट्रोजन जो कि इनर्ट गैस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और NO गैस बनाती है। और ये जो NO गैस है, ध्यान से सुनना, लेकिन ये नाइट्रोजन तभी रिएक्ट करती है जब स्ट्राइकिंग होती है। स्ट्राइकिंग मतलब बहुत गर्जना होती है। जब NO2 के साथ रिएक्ट करती है तो NO2 नामक एक पोल्यूटेंट गैस बनाती है। ये बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट गैस होती है। NO2 दिस इज रियली अ पोल्यूटेंट गैस, जो आपकी ट्रोपोस्फेयर है उसकी एक पोल्यूटेंट गैस है NO2। समझ में आता है। और एक और बात बताता हूं आपको, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर जब आप ये जो NO है अगर उसको साथ मिल जाए ओजोन का, समझो हमारे एनवायरमेंट में अगर ओजोन के कण मौजूद हैं, अगर ओजोन गैस मौजूद है तो NO का NO2 में कन्वर्जन फास्ट हो जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। मतलब NO2 के साथ, ये NO कहां से निकलती है, बाय द वे मैं बता देता हूं, ये जेट विमानों से भी ये गैस निकलती है। और जब स्ट्राइक होती है तब भी NO की प्रोडक्शन होती है। ओवरऑल जब भी NO प्रोड्यूस होती है तो हमें ये NO एनवायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बनाती है। और NO2 बहुत बड़ी पॉल्यूटेंट गैस है। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो NO है, अगर एनवायरमेंट में ओजोन प्रेजेंट है, ओजोन, तो ये NO2 और भी तेजी से बनेगी, जो और ज्यादा नुकसान करेगी। तो और समस्या है। अब हम चलते और आगे। इसके अलावा पॉल्यूटेंट क्या है, ये बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को भी ये पता है कि गैसोलीन या पेट्रोल से आपकी कारें चलती है, ये तो आप जानते हो। गैसोलीन या पेट्रोल से आपकी कारें चलती है। उस कार में क्या होता है, ये पेट्रोल ईंधन की तरह काम करता है जो कि हाइड्रोकार्बन होता है, सही है। अब अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो ध्यान से अब समझना कि ये जो पेट्रोल है उसका जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट मतलब कंबशन पूरी तरह से ईंधन जला नहीं, तो यहां से जो धुआं बाहर निकलता है उस धुएं में कार्बन के कण भी होते हैं। उसको बोलते हैं अनबर्न्ड फ्यूल, बिना जला हुआ फ्यूल जिसमें कार्बन के कण बाहर निकलते हैं। इतनी सफिशिएंट एफिशिएंट गाड़ियां नहीं है हमारे पास, इसकी वजह से यहां पर इसके साथ कार्बन के कण भी बाहर निकलते हैं। उसको इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इसी इनकम्प्लीट कंबशन से जो हाइड्रोकार्बन हवा में बाहर निकलता है, जिसकी वजह से कार्सिनोजेनिक ये डिजीज होती है जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये हाइड्रोकार्बन, ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन की वजह से होता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कह रहा हूं कि आप पूरे चैप्टर को ना नॉलेज के बिहाफ पे देखना। आप नीट के बिहाफ के साथ साथ आपको नॉलेज की जरूरत है कि जो गाड़ियों में आप लोग ईंधन डालते हैं वो पूरी तरह से जब कंबशन उसका नहीं होता है तो एनवायरमेंट में जो कार्बन के कण बाहर निकलते हैं उसे अनबर्न्ड फ्यूल कहते हैं, जिसकी वजह से कार्सिनोजेनिक, ये कोज है कार्सिनोजेनिक का, ये हाइड्रोकार्बन जो यहां से बाहर निकल रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, येस और नो, प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब और आगे चलते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही खतरनाक गैस है जो क्या बताऊं मैं पता नहीं आप लोग बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। मैं आपको एक थोड़ी सी बताता हूं। जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एक दोस्त, इस गैस की वजह से उसका डेथ हो गया था। ये गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एक साइलेंट किलर है, डेडलीस्ट गैस माना जाता है इसे। ये किस वजह से प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस होती है बेटा जब आप क्या करते हो, एक लिमिट में जब लकड़ी को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलती, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर कार्बन, कोई भी चीज जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब ऑक्सीजन एक्सेस में होती है तो CO2 गैस बाहर निकलती है।
लेकिन जब कंबशन आप लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ कराते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती है। ये जनरेटर आपने देखा हो पुराने जमाने में, जनरेटर आज भी शादियों में इस्तेमाल होता है। जो बच्चे देख रहे हैं दूर दराज के शहरों और गांवों में, आज भी वहां जनरेटर इस्तेमाल होते हैं। उस जनरेटर में कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती है। या फिर गैस के सिलेंडर वाले जो हीटर होते हैं, आपने कभी देखा होगा, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती है। यह आपको पता होना चाहिए, जो कि कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा, स्मेल भी नहीं आती है उसकी, और कोई कलर नहीं होता है उसका। जो गैस के गीजर होते हैं ना, उनमें भी अगर गैस लीक हो गया तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती है। अब उससे समस्या क्या है, वो ये गैस ऐसी है जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से पैदा हुई। समझ में आ गया? अब ये क्या करती है, आपके हीमोग्लोबिन में घुसती है, आपके हीमोग्लोबिन में घुसना शुरू हो जाती है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे आप फेंट हो जाओगे, आप गिर जाओगे। और अगर आपको किसी ने नहीं बचाया तो यहां पर आपकी डेथ हो जाएगी, अननोटिसेबल डेथ होती है, जिसकी वजह से, और अगर आप मान लो आप बच भी गए तो आपके सीरियस ब्रेन इंजरीज हो जाएंगी, ब्रेन डिसऑर्डर हो जाएंगे। ये एक बहुत ही खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। और मेरा एक दोस्त था, मैं आपको बताता हूं, जब मैं कॉलेज में था तो वो एक्चुअली ना वहां पे सर्दी बहुत पड़ती, गर्मी बहुत पड़ती है राजस्थान में, तो सर्दी भी बहुत पड़ती है। जब सर्दी पड़ती है तो कमरे में वो क्या किया उसने, चिमनी क्या बोलते हैं उसे, एक हीटर चला के सो गया वो। और हीटर चलाया उसने, वो हीटर से गैस बाहर निकली जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी। धीरे उसने, उसको महसूस भी नहीं हुआ, एहसास भी नहीं हुआ, वो उसके हीमोग्लोबिन में घुसती गई। उसको ना तो वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, तो कुछ भी उसको मालूम नहीं पड़ा। उसको बोलते क्या प्रॉपरली मुझे समझ में नहीं आया, बट वो ना कुछ जला के सो गया था, वो प्रॉपरली हीटर नहीं था। ठीक है, और कमरा पूरी तरह से उसने बंद कर लिया था, तो कमरा पूरी तरह से बंद था तो ऑक्सीजन वैसे कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। और साथ साथ में वहां पर प्रॉब्लम ये हो गई कि वो जिसको बोलते हैं चिमनी, ऐसा कुछ नाम होता है, चिमनी ऐसा कुछ नाम होता है, जिसकी वजह से वहां पे कंबशन चालू हो गया यहां पर। और लिमिटेड ऑक्सीजन से कंबशन चालू हुआ, सीओ गैस बाहर निकली और वो इनहेल करता गया, धीरे धीरे बेहोश हो गया। और क्योंकि पूरी रात थी और सुबह उठना था, तो रात से सुबह तक उसका देहांत हो गया, हमने उसको खो दिया। और उसका पीछे का रीजन था कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि एक डेडली गैस है, जिससे मालूम भी नहीं पड़ता है, मालूम भी नहीं पड़ता, और इंसान वहां से फेंट होने के बाद खत्म हो जाता है। सो ये बहुत डेडली गैस है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है, जो आपके हीमोग्लोबिन में मिलके एक्चुअली आपको खत्म कर डालती है। और ये भी गैसियस एयर पॉल्यूटेंट है, बाय द वे, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। ठीक है, इसके अलावा एक और गैस होती है जो कि बहुत नुकसानदायक है, जो इंसान के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के जितनी तो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन CO2 गैस एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है अगर एक्सेस में हो तो। लेकिन आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना होगी इस अर्थ पे तो काम चलेगा भी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है इन प्लांट्स के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही वो क्या बनाते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं। आपको तो पता होगा, सारे बायो के बच्चे जानते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, वो इतनी खतरनाक नहीं है जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड है। समझ में आता है? लेकिन ओवरऑल अगर इसकी एक्सेस हो गई तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ते जाता है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है ताकि प्लांट सुरक्षित रहे, उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ज्यादा एक्सेस में हो गई तो हमारे एनवायरमेंट को भी वो खराब करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कंबशन से पैदा होती है। समझ में आया? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह का गैसियस पॉल्यूटेंट है, ठीक है, जो कि बहुत खतरनाक है एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में, बट उसका होना भी जरूरी है, अदरवाइज प्लांट नहीं होंगे। अब हम चलते हैं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। तो मैंने आपको कौन कौन सी गैसेस है जो कि ट्रोपोस्फेयर के लिए पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है वो मैंने आपको बता दी। एक तो NO2, दूसरा SO2, ठीक है, फिर उसके बाद CO और CO2, ये गैसेस है बहुत खतरनाक। अब ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। नाउ नाउ दिस इज द ओवरऑल पिक्चर। ग्लोबल वार्मिंग अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको समझाता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है। एक्चुअली मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सन है बेसिकली वो बहुत ज्यादा गर्म है। सूरज जो है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है वहां का, लोग बोलते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहां का, 6000, ओ माय गॉड। कोर में जाओगे तो और ज्यादा है, तो सरफेस का टेम्परेचर बताया गया आपको, सरफेस पर 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। कोर में जाओगे तो माशाअल्लाह पता भी नहीं है कितना है। ठीक है, तो वहां से क्या होती है कि
रेडिएशन आता है सारे अंतरिक्ष में फैलता है तो वो अर्थ पर भी आता है। वो हीट, वो रेडिएशन, वो वेव्स अर्थ पर भी आती हैं। वो हमारे लिए अच्छी भी हैं, वो हमें तपिश चाहिए भी, गलत नहीं है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर वो जब जब वेव्स आती हैं एनवायरमेंट में, जब वो अंदर आती है तो जो जो खतरनाक वेव्स होती है वो कौन कौन यहां से खत्म कर देता है? O3। हमें वहां तक दिक्कत नहीं है। मतलब जो खतरनाक वेव्स आ रही हैं सन से, वो तो O3 से, यूवी वेव्स जो हैं वो O3 से, यानी कि ओजोन की परत से खत्म हो जाती है। वहां पर हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जितना भी पॉल्यूटेंट, जिस पॉल्यूटेंट की वजह से O3 ही खत्म हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, जिस पॉल्यूटेंट की वजह से O3 का जो लेयर हमारा खत्म हो रहा है, अब अगर जो भी वेव्स आएंगी अंदर, वो एनवायरमेंट में सीधी घुस रही हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सीधी घुसने के बाद वो यहां के टेम्परेचर को बढ़ा भी रही हैं, और ये टेम्परेचर रिलीज भी नहीं हो पा रहा एनवायरमेंट में। क्यों? अंतरिक्ष में, स्पेस में। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रीन हाउस गैसेज है जो कि ऊपर एक लेयर बना लेती है। मतलब क्या हुआ, यहां पे हीट ट्रैप हो गया। सन से जो हीट आ रहा है उसको ट्रैप करने का काम कौन कर रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस। यही गैसेस जो मैंने आपको पढ़ाई, यही गैसेस हीट को ट्रैप कर रही है और अंतरिक्ष में जाने नहीं दे रही, जिसकी वजह से अर्थ पे बेसिकली गर्मी बढ़ते जा रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे हीट को ट्रैप हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। और अगर हमने ग्रीन हाउस गैसेस को कम नहीं किया तो हमारे लिए दिक्कत रहेगी। अब कई बच्चों को नहीं समझ में आता कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, जो कि इस हीट को ट्रैप कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारी धरती का, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूं वो कौन कौन सी गैसेस हैं। तो वो गैस है, एक तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, सबको पता होना चाहिए। मीथेन CH4 इज अ ग्रीन हाउस गैस। पानी स्टीम की फॉर्म में, दैट इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, कई बच्चों को नहीं पता होता। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज अ ग्रीन हाउस गैस। N2O नाइट्रस ऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। और O3 इज अ ग्रीन हाउस गैस, जो कि ट्रोपोस्फेयर में नहीं होनी चाहिए, वही ट्रैप कर रही है, वो यहां पे नहीं होनी चाहिए, और वो ट्रोपोस्फेयर में बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। O3 स्टेटोस्फेयर में होनी चाहिए, ट्रोपोस्फेयर में नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अब ये कैसे कैसे यहां पर पैदा हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। अब हमारा टॉपिक है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एसिड रेन? तो आप ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, CO2, CH4, H2O, CFC, N2O, O3, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। H2O पे तो किसी को बिलीव ही नहीं होगा कि पानी भी ग्रीन हाउस गैस है। यस गाइस, पानी भी ग्रीन हाउस गैस है। जो कि ग्रीन हाउस गैस किसको बोलेंगे? जो कि बेसिकली पूरी हीट को, जो सन से आने वाली हीट है, उसको ट्रैप करता है, और बाहर नहीं निकलने देता, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, वो हमारे लिए ग्रीन हाउस गैसेस है। अब मैं आपको समझाता हूं एसिड रेन का फंडा क्या है। एसिड रेन का फंडा भी है, इंडस्ट्री से जो गंदी गंदी गैसेस निकल रही हैं, वो है एसिड रेन का फंडा। मैं समझाता हूं। देखो, एनवायरमेंट में पानी स्टीम की फॉर्म में, मॉइस्चर की फॉर्म में अवेलेबल है। जब इंडस्ट्रीज अपना यहां से गंदा गंदा वेस्ट फेंकती है तो उसमें CO2 गैस होती है। तो यही पानी CO2 से रिएक्ट करके H2CO3 बनाता है, कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड ही बेसिकली क्या कर रहा है, यहां पर H+ और H3O- इनमें टूट रहा है, एक्वस दिखाई दे रहा है, और यही कोज होता है एसिड रेन का। इन्हीं की वजह से एसिड रेन होती है, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए और हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और ये सिर्फ ये वाला एसिड रेन नहीं होता है, इसके अलावा देखो, जो SO2 गैस इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकलती है, वो ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाती है। ये तो और भी खतरनाक है। अगर H2SO4 की रेन होने लग जाए, एसिड रेन, तो बहुत दिक्कत होगी भाई। आप सोचो ना, ऊपर से H2SO4 बरस रहा है, आप बच पाओगे? समझ में आ रहा है? और इसके अलावा कोज क्या होती है? NO2 गैस O2 के साथ और पानी के साथ रिएक्ट करके HNO3 बनाती है। ये भी एक एसिड है, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। हम बच ही नहीं पाएंगे। ये बहुत खतरनाक एसिड रेन्स है। H2CO3 वाली तो और फिर कम कम एसिडिक होता है, तो बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? जरा सोचो, ये कौन सी गैस की वजह से हो रहा है? ये SO2 की वजह से हो रहा है, ये NO2 की वजह से हो रहा है, ये CO2 की वजह से हो रहा है। यही है हमारे एसिड रेन के कोज, SO2, NO2, CO2, डाइऑक्साइड, सल्फर के, नाइट्रोजन के और कार्बन के। समस्या का घर है ये। अब हम करते हैं यहां पर बात पार्टिकुलेट मैटर की। अब मैं अगर हम थोड़ा और डीपली स्टडी करें तो अब आता है हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर भी एक तरह के पॉल्यूटेंट ही होते हैं, लेकिन वो पॉल्यूटेंट क्या है ना, ज्यादा देर तक हवा में नहीं रहते।
वो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन तेज हवा आएगी तो वो वापस से हवा में घुलते हैं, वो पार्टिकुलेट मैटर कहलाते हैं। जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर कौन कौन से है? स्मोक, स्मोक एक पार्टिकुलेट मैटर है जो थोड़ा हैवी होता है, अगर हवा कम हो गई तो नीचे बैठ जाएगा। डस्ट, डस्ट एक पार्टिकुलेट मैटर है। मिस्ट, मिस्ट एक पार्टिकुलेट मैटर है, मॉइस्चर वाली एयर, मिस्ट एक पार्टिकुलेट मैटर है। फ्यूम्स पार्टिकुलेट मैटर है। तो ये चार पार्टिकुलेट मैटर्स हैं। बेसिकली थोड़ी ही देर में ये नीचे बैठने शुरू हो जाते हैं। आपको पता होगा ना कि बहुत ज्यादा काला धुआं निकलता है तो थोड़ी देर बाद वो जो काला धुआं है उसकी जो राख होती है या कालिक होती है वो धीरे धीरे नीचे बैठती है और नीचे बहुत सारी चीजें काली हो जाती हैं। तो उसको पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, जो कि थोड़ी देर में नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर स्मोक प्लस फोग, अगर स्मोक फोग से मिल गई तो उसको बोलते हैं स्मोग। अब कई लोग पूछते हैं कि स्मोग क्या होता है, तो यहां से आपके एनसीईआरटी और नीट में सवाल बहुत आता है। ये सवाल है, आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। स्मोग इज अ वर्ड कमिंग फ्रॉम स्मोक प्लस फोग। स्मोक और फोग के एडिशन को हम लोग बोलते हैं स्मोग, जो कि दो तरह की होती है। एक तो होती है क्लासिकल स्मोग और एक होती है फोटोकेमिकल स्मोग। ध्यान से समझना, फर्स्ट वन इज अ क्लासिकल स्मोग एंड सेकंड वन इज अ फोटोकेमिकल स्मोग। अभी तक सबको समझ में आया? मुझे आप एक सेकंड दोगे क्या मेरे प्यारे बच्चों? कैन यू गिव मी 1 सेकंड ओनली, क्योंकि मैं यहां पर कुछ और अच्छी चीजें आप लोगों को दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को मजा और आए, मजा आपका बरकरार रहे। तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें और दिखाता हूं। और अभी तक जिस जिसको मजा आया हो, वाकई में यार काफी मजा आया, लाइक करना मत भूलेगा। तो मैं आपको कुछ और अच्छी चीजें दिखाता हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। एंड आई थिंक आप लोगों को अभी तक मजा आ रहा होगा, काफी अच्छी चीजें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं और भी मजा आएगा अगर आप लोग मेरे साथ बने रहोगे तो मैं आपको जो चीजें दिखाने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से देखना। मैं थोड़ा डाउनलोड कर लेता हूं जिससे आपको मैं और अच्छे तरीके से समझा पाऊं, ठीक है? तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि भैया ये स्मोग क्या बला है, दैट इज स्मोक प्लस फोग। स्मोक प्लस फोग, इसके कॉम्बिनेशन को स्मोग कहा जाता है। नाउ दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? तो उसके ऊपर हम लोग आगे की बात करेंगे। कुछ एक एक्स्ट्रा स्लाइड्स थी जो कि अब मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। मुझे 2 मिनट दो, उससे पहले तक अगर आपको कोई सवाल पूछना है, अगर आपको सेशन में मजा आया हो तो आप चैट सेक्शन में लिखो और साथ में लाइक करना मत भूलना, क्योंकि लाइक करोगे मजा तभी आएगा, क्योंकि ऐसे सेशंस हम लोग बार बार आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लाइक जरूर करो, प्लीज आप लाइक जरूर करना। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, है ना? आप लोगों ने लाइक कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ मुझे एक बार, जल्दी सी बताओ। डू लाइक द सेशन? या तो चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा यहां से ये नेट वेट को बंद कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से चीजें समझ में आए, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से बता पाऊंगा अब, ठीक है? तो अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं? अभी तक हम लोग बहुत सारी चीजें कर चुके हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एनवायरमेंट में अभी ट्रोपोस्फेयर की गैस पॉल्यूटेंट के बारे में बात कर चुके हैं, गैसियस पॉल्यूटेंट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर चुके हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात कर चुके हैं, एसिड रेन के बारे में बात कर चुके हैं, पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर है। पार्टिकुलेट मैटर्स आर दोज जो कि थोड़ी देर में नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, बहुत हैवी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? उनमें भी स्मोक प्लस फोग को स्मोग कहा जाता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अब स्मोग आपकी दो तरह की होती है, मेरी बात को बहुत प्रॉपरली सुनना। आपकी जो स्मोक होती है वो दो तरह की होती है, एक तो क्लासिकल स्मोक, दूसरी होती है फोटोकेमिकल स्मोक। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, क्लासिकल स्मोक कोल्ड वेदर कंडीशन में पैदा होती है। सी से सी मैच कर लेना, याद हो जाएगा। कोई पूछे ना कि क्लासिकल स्मोक कब पैदा होती है, तो कोल्ड, ठंडी में पैदा होती है क्लासिकल स्मोक। और फोटोकेमिकल स्मोक आपकी गर्मी में पैदा होती है। इस पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, फिर मत कहना बताया नहीं। तो ठंडी में आपकी क्लासिकल स्मोक और आपकी गर्मी के अंदर फोटोकेमिकल स्मोक पैदा होती है और इसके ऊपर ना जाने कितनी बार सवाल आ चुका है। अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन फोटोकेमिकल स्मोक को पढ़ेंगे क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोक पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं और इसमें एक चेन रिएक्शंस होती हैं। मैं पहली बात तो आपको बता देता हूं कि फोटोकेमिकल स्मोक में हमें सनलाइट की जरूरत पड़ती है। बिना सनलाइट के आपकी फोटोकेमिकल स्मोक पैदा नहीं हो सकती, इसका नाम ही है फोटोकेमिकल। समझ में आ गया? तो इसके लिए फोटोन यानी कि आपको क्या चाहिए? एच न्यू चाहिए, सनलाइट चाहिए, बिना सनलाइट के पैदा नहीं होगी।
दूसरा, सनलाइट के साथ साथ आपको NO2 चाहिए। एनवायरमेंट में ये पोल्यूटेंट गैस होगी प्लस सनलाइट होगी तो आपकी ये फोटोकेमिकल स्मोक बना देगा। कैसे? सबसे पहले NO2 गैस सनलाइट की प्रेजेंस में ये टूटती है। किसमें टूटती है? NO गैस में, एंड ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है। ध्यान से समझना, NO2 गैस सनलाइट की प्रेजेंस में पहले टूटेगी। NO प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी? जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेगी और यहां से O3 गैस बनाएगी। अब आपको मैं बता देता हूं, देखो आपके ये जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक तो होता है ट्रेटोस्फेयर, एक होता है स्ट्रीट यहां पर, ठीक है, और एक होता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली ये 40 किलोमीटर, ये वाले 40 किलोमीटर यहां से लेके यहां तक, यहां पर ऑक्सीजन O3 होना चाहिए, ओजोन लेयर होती है वो। लेकिन ट्रोपोस्फेयर में O3 नहीं होना चाहिए। ट्रोपोस्फेयर में O3 एक तरह का पोल्यूटेंट है। तो यहां पर क्या हो रहा है? जो एनवायरमेंट की आपकी ऑक्सीजन है उसके साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करके O3 बना रही है। समझो, आपकी एनवायरमेंट की ऑक्सीजन को वो बर्बाद कर रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके चारों तरफ ऑक्सीजन है, आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ये NO2 क्या कर रही है? जब ये HNU यानी कि सूर्य की किरणों के साथ मिली, सनलाइट के साथ मिली, तो ये एक नेसेंट ऑक्सीजन देती है जो कि O3 प्रोड्यूस करती है, जो कि एक पॉल्यूटेंट है। अब वापस देखो, वापस से ये NO O3 के साथ रिएक्ट करेगी और NO2 नाम का पॉल्यूटेंट बनाएगी। ये तो और बड़ी समस्या हो गई, ये तो और जबरदस्त NO2 पैदा हो रहा है यहां पे और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये एक तरह से चेन रिएक्शंस हैं जो कि फॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मोक होती है। और यहां पर समस्या एक और है, अगर आपके व्हीकल में से अनबर्न हाइड्रोकार्बन निकल रहा है तो ये O3 क्या करेगा? ये उसके साथ भी रिएक्ट करके फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा। ये हाइड्रोकार्बन भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। ये समस्याएं हैं फोटोकेमिकल स्मोक के साथ जो कि गर्मियों में पैदा होती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पॉल्यूशन के बारे में। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब O3 जो लेयर है उनके पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अभी तक हम लोग ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात कर रहे थे। नाउ विल टॉक अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर पॉल्यूशन। तो चलो स्ट्रेटोस्फेयर पॉल्यूशन के बारे में बताता हूं। देखो, यहां पर स्ट्रेटोस्फेयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कोज क्या है? फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। यहां पर आपको पता होगा स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन ही है, और ओजोन के साथ जब भी कुछ भी छेड़छाड़ हो रही है तो वो एक तरह का पॉल्यूशन है। कैसे होएगा? सबसे पहले तो O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यूवी रेज की प्रेजेंस में O3 बनाती है, तो अच्छी बात है, O3 बननी चाहिए, समझ में आता है। लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब वो ब्रेक डाउन भी हो जाता है इसका, ये और समस्या है, समझ में आता है। और आपको जो ये रिएक्शन दिखाई दे रही है, ये फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन की जो रिएक्शन दिखाई दे रही है, उसके साथ एक समस्या और है। ये क्या करती है? ओजोन का जो डिप्लीशन होता है ये फ्री रेडिकल को पैदा करती है। आपके एनवायरनमेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले से मौजूद है, वो यूवी रेज की प्रेजेंस में यहां पर ये फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। ये Cl का रेडिकल, ये CCF2Cl का रेडिकल, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये रेडिकल चेन रिएक्शन को और तेज कर देते हैं। ये देखो यहां पर ये जो क्लोरीन का रेडिकल है वो ओजोन की गैस के साथ रिएक्ट करके ClO3 का रेडिकल बनाते हैं और O2 गैस को प्रोड्यूस करते हैं। चेन रिएक्शन और फास्ट हो जाती है। ये एक और बड़ी समस्या है, समझ में आ गया। अब ये आप कहोगे कि सर ये तो अच्छी बात है, ऑक्सीजन पैदा हो रही है बेटा, लेकिन ये ऑक्सीजन कहां पैदा हो रही है? ये तो स्ट्रेटोस्फेयर में पैदा हो रही है। स्ट्रेटोस्फेयर में O3 होना चाहिए, O2 नहीं। O2 कहां होना चाहिए? ट्रोपोस्फेयर में होना चाहिए। ये कहां पे पैदा हो रही है? स्ट्रेटोस्फेयर में पैदा हो रही है। अब किसको करके पैदा हो रही है? जरा देखो, O3 को खत्म करके पैदा हो रही है। अरे ओजोन लेयर खत्म हो गई तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। तो सारी समस्या तो यही है। तो ये चेन रिएक्शन जो हो रही है, यहां पर जो फ्री रेडिकल पैदा हो रहे हैं वो O3 को डिप्ले कर रहे हैं, मतलब बेसिकली उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चेन रिएक्शन बहुत खतरनाक है। चलो अब हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की, जिसके लिए आप लोग बराबर के जिम्मेदार हो। हम सब लोग जिम्मेदार हैं और उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे। आज वाटर का पॉल्यूशन बढ़ता चला गया। अगर पानी पीने को नहीं मिला तो मैं कह रहा हूं कि हम लोग कहीं के लायक नहीं रहेंगे। बाय द वे, एक अच्छी चीज है जो आप लोगों को खानी चाहिए, जो आपको बहुत एनर्जी देती है, ये देखो, इसको मखाना बोलते हैं। कौन कौन खाता है ये मखाना? देख लो आप लोग ध्यान से, कौन कौन ये मखाना खाता है। मखाना खाते हो तुम लोग? खाने चाहिए, बहुत काम आता है। इसको मखाना बोलते हैं। जो टेस्ट इसका कुछ नहीं होता लेकिन शरीर को बहुत फायदा करता है। तो आप ले आना, खाना, कभी भूख लगे तो अच्छी चीज खाओ। वाटर पॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वाटर पॉल्यूशन में क्या क्या आता है? देखो, वाटर पॉल्यूशन में सबसे बड़ी समस्या है
हमारे जितने भी नाले हैं वो सारे नदियों में खुलते हैं। अब आपको ये ध्यान नहीं रहता, इंसान को ये पता नहीं है कि इन नदियों में जीव भी रह रहे हैं, मछलियां हैं। समझ में आता है? सी लिविंग बींग्स हैं, मतलब समुद्र में रहने वाले, नदियों में रहने वाले जीव जंतु, उनका क्या होगा? हम इंसान इतना मतलबी है कि सोचता ही नहीं है। सारी इंडस्ट्रियल वेस्ट जाके नदियों में गिरती है, नालों से नदियों में होके जाके समंदर में गिरती है। गार्बेज सारा हम लोग समंदर में फेंक रहे हैं, समझ में आया? ड्रेनेज सारा का सारा समंदर में डंप हो रहा है। कितनी बुरी बात है ये। और ये सब वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कोज है। आपको मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, हमारी धरती पे पानी बहुत है लेकिन पीने लायक पानी तो है ही नहीं, और हम अपने पीने लायक पानी को ही बर्बाद कर रहे हैं। और हमारे ड्रेनेज सिस्टम समंदर में खुलने की बजाय नदियों में खुल रहे हैं। जो पानी पीने लायक होता है वो अब पीने लायक बचा है। ये जो सुसु टटियां, ये जितनी जितनी सब नदियों में गिर रही है जाके। ये सबसे बड़ा, ये देखो आपको मैं कोज बता देता हूं वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कोज क्या है। ये देखो आप बायो के बच्चों, ये तो आपको पता होगा क्या लिखा हुआ है। पैथोजेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन एक्सक्रेटा। ये क्या होता है ह्यूमन एक्सक्रेटा? जानते हो? ये सीधे भाषा में बोलूं, टटियों की बात हो रही है ये। और आपके जो शिट होती है, शिट की बात है। ह्यूमन एक्सक्रेटा का मतलब है शिट। वी आर टॉकिंग अबाउट शिट, ठीक है? और उसके अंदर ये जो पैथोजन, ये जो अभी समस्या हुई है ना, ये जो कोरोना में छोटे छोटे जीव जो हमें दिखते तक नहीं है, वो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीवाणु हैं जो कि एक्सक्रेटा यानी कि शिट से निकलते हुए इन पानी में ही जाके घुल रहे हैं। और वही पानी हम लोग, आपको पता होगा, यही पानी बहुत लोग पीते हैं। कई जगह पे जाओगे तो वो नदियों के ऊपर ही जिंदा है, मटके भर भर के लेके जाते हैं। और ह्यूमन एक्सक्रेटा यानी कि शिट के अंदर गंदे गंदे कीटाणु होते हैं जो आपके शरीर के अंदर बैठे हैं, पड़े हुए, वही तो शिट से बाहर निकलते हैं, गंदे गंदे कीटाणु। और वही सीवर लाइन के थ्रू इन नदियों में जाके गिरते हैं। और हम लोगों को फील भी नहीं हो रहा, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अभी तो फिर भी ड्रेनेज सिस्टम और इसको शिट को मैनेज करने वाला सिस्टम थोड़ा ठीक है, अदरवाइज बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि लोग नदियों में ही टटियां कर रहे हैं, वहीं पे बैठे हैं लोटा लेके, खेतों में नदियों में टटियां कर रहे हैं। समझ से परे है कि हम लोग अपना फायदा कर रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं। इसके अलावा आज से पहले तक पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ये जो पॉल्यूटेंट है वो छोड़ा जाता था, जो ये एक पीसीबी जो पॉल्यूटेंट है वो छोड़ा जाता था। आजकल उस पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन बैन तो देखो कितनी दिन चलता है, सबको पता है। आज भी पॉलीथीन पे बैन है, लेकिन पॉलीथीन फिर भी यूज करते हैं लोग। ये पॉल्यूटेंट की वजह से ये वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। और अगर हमने रोका नहीं तो पानी पीने लायक बचेगा नहीं। आज बोतलों में पानी, कभी सोचा था कि आप लोग पानी भी बोतलों में मिलेगा? और आपने कभी सोचा है कि 1 लीटर का बोतल कब 5 रुपए से 10 रुपए से आज 20 रुपए में बिकता है? वो भी नॉर्मल कंपनी का बोल रहा हूं। अगर अच्छी कंपनी का जाओगे तो एक पानी का बोतल आपको कितने का बिकता है आपको पता है? 100 रुपए की बोतल आती है। और हमारे विराट कोहली साहब तो 2500 रुपए, आधे लीटर का बोतल का कीमत है उनकी 2500 रुपए। मतलब, और एक और बात बताऊं आपको, मतलब पीने को पानी नहीं है हमारे पास, और वो भी बोतलों में पैक होके बिक रहा है। और बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि जिस दिन समझ लेना कि पानी बोतलों में बिकना शुरू हो जाए पैसे लेके, उस दिन कलयुग आ गया है। और कलयुग आ चुका है। और चाइना में तो एक बंदा ऐसा था जिसने एक फैक्ट्री लगाई। किस बात की फैक्ट्री पता है? प्योर एयर की बोतल बना के बेचता था वो। प्योर एयर की बोतल, कैन यू इमेजिन कि उस बोतल के अंदर प्योर एयर है। और वो चाइना में खूब पैसा कमाया उसने। ओ माय गॉड, प्योर एयर है, सब करो उसको। मतलब ये हालात हैं कि हम लोग आज अच्छी पॉल्यूशन फ्री एयर, पॉल्यूशन फ्री वाटर, इसके लिए तरस गए हैं। और उसमें हमारी गलती है सबसे बड़ी। अब आते हैं सोइल पोल्यूशन की तरफ। सोइल पोल्यूशन किस वजह से होता है? मिट्टी, उसका उपजाऊपन खत्म हो गया है। बस हम लोग बस काट रहे हैं, खा रहे हैं, काट रहे खा रहे हैं। अरे मिट्टी के अंदर दम ही नहीं बचा, वो पैदा कहां से करके देगी? इसलिए तो ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन होते जा रहे हैं। बस अब क्या बचता है कि मिट्टी तो पैदा करके दे नहीं रही है, जीव जंतु को काट के खाओ। और कई देश तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, राम भरोसे क्या क्या खा जाते हैं, हे भगवान। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कई देशों में तो कुत्ते बिल्ली भी काट काट के खा जाते हैं। ओ माय गॉड, पता नहीं कैसे खा लेते हैं, उनको थोड़ी बहुत भी फील नहीं होती। मैं नॉनवेज के नाम पे मेरे को उल्टी आती है। और कई लोग नॉनवेज खाते हैं, और कई देशों में तो हालात ये हैं कि वो नॉनवेज मतलब कुत्ते बिल्ली काट के खा जाते हैं, उनको शर्म ही नहीं आती है। स्नेक, सांप,
सांपों की खेती होती है, उसको सांप को काट काट के खा जाते हैं। बाप रे, कैसे खाते हैं, मतलब उल्टी आ जाए आदमी को। तो उसका कारण क्या है? इंसान इतना क्यों गिर गया? क्योंकि सोइल बेसिकली पोल्यूट हो चुकी है। हमारी मिट्टी में इतना दम ही नहीं रहा। उसका कारण क्या है? मिट्टी में इतना दम क्यों नहीं रहा? मिट्टी में इतना दम इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमको खराब कर दिया इन उन लोगों ने जिनको सिर्फ पैसा चाहिए था। उन्होंने पेस्टिसाइड बना बना के, डीडीटी जिसका नाम है, बना बना के बेचा कि आपकी खेतों में फसलें लहराएंगी। पहले पुराने जमाने में हमारे यहां के किसान जो है किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करते थे, और इन लोगों ने सिर्फ अपने पैसों, आज डीडीटी बहुत सारे देशों में बैन है, लेकिन इंडिया में शायद अभी बिकता होगा भी, शायद डीडीटी यहां पर भी बैन हो गया होगा, लेकिन यहां इस डीडीटी की वजह से, इसको पेस्टिसाइड बोलते हैं, इसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो भी पॉल्यूट हो चुकी है, वो उसमें भी उपजाऊपन खत्म हो गया है। हार्बिसाइड और पेस्टिसाइड उसके वन ऑफ द रीजन है, और हार्बिसाइड सोडियम क्लोरेट, दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से हमारी मिट्टी भी उपजाऊपन खत्म हो चुका है, उसका पॉल्यूट हो चुकी है। NaCl3 नाम फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद है सोडियम आर्सेनाइड, Na3ASO3। ये रीजन है जिसकी वजह से आपकी जो मिट्टी है उसका, मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो गया। कहां से सब्जियां पैदा होंगी, कहां से पेड़ पौधे पैदा होंगे? उनका उपजाऊपन खत्म होते जा रहा है। उसका रीजन है इंसान की लालच। जिसने डीडीटी बनाया था उसने खूब पैसा कमाया, बाद में पता लगा डीडीटी की वजह से उपजाऊपन खत्म होते जा रहा है। पुराने जमाने में हमारे किसान खाद के तौर पे गोबर को इस्तेमाल करते थे और उससे उपजाऊपन बढ़ता था। गाय के गोबर को इस्तेमाल खाद के तौर पे किया जाता था। बाद में आए भाई साहब मॉडर्न जमाना, मॉडर्न जमाना, मॉडर्न जमाना करके मिट्टी का उपजाऊपन खत्म कर दिया डीडीटी को यूज कर करके। उसको पेस्टिसाइड कहते हैं और ये हार्बिसाइड कहते हैं। उससे सारा उपजाऊपन खत्म हो गया और इसी वजह से सोइल जो है वो पोल्यूट हो चुकी है। इसके अलावा और भी कोज है। हैवी मेटल, जो बैटरियां होती हैं, बैटरियां खराब हो जाती हैं, उसको मिट्टी में फेंक देते हैं। आपको पता होगा, कोई रिसाइकलिंग नहीं होती उसकी। आपने भी किया होगा पक्का। आपने जो घड़ी में सेल निकलते हैं, घर पे वेस्ट पड़े हैं, उसको उठाया होगा, मिट्टी में पटका होगा, पक्का पटका होगा। आपको पता है वो जो हैवी मेटल होते हैं वो सोइल को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। हमको नहीं समझ में आती है, लेकिन ये बात सच है। इसलिए तो कहता हूं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत पढ़ने की जरूरत है। हमें अकल मिले कि हमें क्या करना है हमारी धरती के साथ, हमारी अर्थ के साथ। जहां हम रहते हैं वहीं पे छेद करे जा रहे हैं। इसको छेद करना ही तो बोलते हैं। तो पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड, हैवी मेटल, इसकी वजह से यहां पर सोइल का पोल्यूशन हो रहा है और ये सोइल पोल्यूशन की वजह से ही सभी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज इंसान जो है वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन होते जा रहा है। पहले नहीं था इतना, आजकल नॉन वेजिटेरियन ये जो है ना, ये चीज बढ़ते जा रही है। ये तो पहले इंसान ऐसा नहीं था। ठीक है, नॉनवेज में प्रोटीन होते हैं, लेकिन नॉनवेज ऐसे थोड़ी कि किसी को भी काट के खाने लगोगे, वो गलत है ना। एक लिमिट होती है, समझ में आता है? तो वो हमें समझने की जरूरत है। कई लोग तो वेजिटेरियन होते हैं, कई वेजिटेरियन भी नहीं होते। ठीक है, तो वो मतलब वो ऐसा समझते हैं कि इन पेड़ पौधों सब्जियों में भी जीव है, मतलब वो भी लिविंग बींग्स हैं, उनको भी नहीं खाते। तो ऐसे लोग भी हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी, किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। मेन बात यह है कि हमने समस्याएं देख ली, अलग अलग तरह के पोल्यूशन देख लिया, अब कंट्रोल कैसे करोगे, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कंट्रोल कैसे करें यार, वो भी बहुत मेन चीज है। किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया ऐसा है, आपके घर में किसी भी तरह का कोई वेस्ट हो, प्लीज आप उसे किस में डालो? कूड़ेदान में, बाहर मत फेंको। ऑर्गेनिक वेस्ट है, और यहां पर अच्छी बात है कि गवर्नमेंट थोड़ी सख्ती करती है। यहां पर आप लोगों को गीला वेस्ट और सूखा वेस्ट अलग अलग जगह पे डालना होता है, लेकिन बड़ी सिटीज में है ऐसा, छोटी सिटीज का मुझे पता नहीं। लेकिन यहां पर अगर आपको कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है, प्लीज आप उसे कूड़ेदान में डालें। पेपर वेपर कूड़ेदान में डालें, ई वेस्ट है कूड़ेदान में डालें, ऐसे मत फेंक दें। प्लास्टिक प्लीज उसको तो बैन ही कर दो, ग्लास कूड़ेदान में डालो। मेटल वेटल प्लीज आप कूड़ेदान में डालो। जो मिक्स्ड वेस्ट है उसको भी अलग अलग करके कूड़ेदान में डालो। कूड़ेदान, मिट्टी कूड़ेदान नहीं है, पानी कूड़ेदान नहीं है, समंदर नदी कूड़ेदान नहीं है, उसमें आप डाले जा रहे हो। कंट्रोल करो। और सिर्फ कूड़ेदान में डालने से तो कुछ नहीं होगा, वो तो कूड़ा इकट्ठा होता रहेगा। आज ये हालात हैं। आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं। आपको पता है कि अमेरिका में, यूएस में, अगर आप पता नहीं आप बिलीव करोगे कि नहीं, वहां पे प्लास्टिक की बारिश हुई है बहुत बार। प्लास्टिक की, इतना प्लास्टिक भर दिया हमने एनवायरमेंट के अंदर, प्लास्टिक की बारिश हो रही है। बहुत बार होती है वहां पे प्लास्टिक की बारिश, इतना प्लास्टिक भरा जा चुका है।
आप नदी में, नालों में, समंदर में, एक और आपको बताता हूं, समंदर में एक बार है ना किसी ने डीप डाइव लगाई, 10,000 किलोमीटर पे प्लास्टिक मिला, प्लास्टिक का बैग मिला। बहुत बार गायें, बहुत बार बहुत सारे जीव प्लास्टिक की वजह से मर जाते हैं। प्लास्टिक उन्होंने खा लिया, वो पचा नहीं, प्लास्टिक पचता भी नहीं है, वो मर जाते हैं। हम लोग इतनी भयंकर तरीके से प्लास्टिक से घिरे हुए हैं, और फिर भी इंसान इतना निकम्मा है कि छोड़ने का नाम नहीं है उसका। लेकिन सिर्फ कूड़ेदान भरने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उसको रिसाइकिल और रीयूज भी करना पड़ेगा और रिड्यूस भी करना पड़ेगा। बिना रिसाइकलिंग के काम नहीं होगा। ऐसी चीज बनाओ ही मत जिसको जो रिसाइकिल ना होती हो। जो रिसाइकिल होती हो चीजें वही बनाओ, और हमें साइंस को उसके लिए हेल्प करना पड़ेगा। साइंस को ऐसे माइंड चाहिए जो कि रिसाइकेबल चीजें बनाते हो, रीयूजेबल चीजें बनाते हो। अदरवाइज हमारा एनवायरमेंट अंदर से खोखला होते जाएगा और एक दिन ह्यूमन बीइंग खत्म हो जाएगा। रिसाइकलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि प्लास्टिक को ये प्लास्टिक रिसाइकेबल नहीं होता, लेकिन रिसाइकेबल चीजें बनाओ, ऐसी चीजें जो कि जैसे जूट के बैग हो गए, आप प्लास्टिक की जगह जूट के बैग यूज कर सकते हो। बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए। मैं बेसिकली बात यह है, बायोडिग्रेडेबल, अपने आप से खत्म होने वाली चीजें जो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, ऐसी चीजों को इस्तेमाल करो। और अगर कोई ऐसी चीजें जो ऐसी बायोडिग्रेडेबल नहीं, वो रिसाइकेबल और रीयूजेबल होनी चाहिए, तब जाके हम लोग बचेंगे। ओवरऑल लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है ग्रीन केमिस्ट्री। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन केमिस्ट्री? ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है? देखो, ग्रीन केमिस्ट्री एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हो। इसमें जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनमें जो कैटलिस्ट यूज हो वो ग्रीन हो, जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाते हो, एफिशिएंट हो, थोड़ा सा डालें तो आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। इसके अलावा रीन्यूएबल रो मटेरियल्स को यूज करो, ग्रीन एंड रीन्यूएबल रो मटेरियल्स को यूज करना शुरू करो, उसी को ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। वो सभी इसी चीज में आती है। ग्रीन सॉल्वेंट्स यूज करो, इसी को ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। जो एनवायरनमेंट को खराब ना करे, एनवायरनमेंट के लिए सेफ हो, सुरक्षित हो, वही ग्रीन केमिस्ट्री है। ठीक है। फाइनली एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन केमिस्ट्री। एग्जांपल देना जरूरी है ना, कई बच्चों को नहीं समझ में आता, मैं समझाता हूं। आपको पता है कि पहले ड्राई क्लीनिंग के लिए आपको पता होगा कि जो आपके ब्लेजर होते हैं, कोट होते हैं, घर पे कभी देखा होगा ब्लेजर कोट देखा है, उसके लिए आप ड्राई क्लीनिंग वाले को देते हो, वो आपने कभी देखा होगा। ड्राई क्लीनिंग पहले किससे की जाती थी? पहले ड्राई क्लीनिंग ये टेट्राक्लोरोइथेन से की जाती थी। ये होता था ड्राई क्लीनिंग का रिएजेंट, टेट्राक्लोरोइथेन। ठीक है, C2Cl4, टेट्राक्लोरोइथीन, ये ड्राई क्लीनिंग का प्रोडक्ट था। और इसको रिप्लेस करके आजकल ड्राई क्लीनिंग किससे होती है? ग्रीन केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं। किससे होती है? H2O2 से होती है। इसको बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री, कार्बन लेस केमिस्ट्री, जिससे एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, इसको बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। ये एक प्रॉपर एग्जांपल है कि ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब क्या है। ग्रीन केमिस्ट्री अगर आप ये लिख लो, काम आएगा कि पहले ड्राई क्लीनिंग होती थी टेट्राक्लोरोइथीन से, अभी वो ड्राई क्लीनिंग होती है H2O2 से। ब्लीच करते हो ना कपड़ों को, जिससे रंग ना चला जाए, तो वो ये ग्रीन केमिस्ट्री का एग्जांपल है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली मेरी तरफ से तो शब्द यही है, हम लोग तभी जिंदा रहेंगे जब हमारी धरती रहेगी। इंसान के लालच से सब खत्म होते जा रहा है, ये सबको पता है। और अगर हमने नेचर को सेव नहीं किया, ठीक है, तो हम भी खत्म हो जाएंगे। इसके लिए हमें सबको एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी अपने कंधों पर। वी आर अ ह्यूमन बीइंग। हम क्यों करते हैं ऐसा? आप लोग मुझे बताइए, हम क्यों करते हैं ऐसा? इंसान इतना लालची नहीं बने। और ये कौन देखेगा? अभी जो हो गया, ये आज की जनरेशन देखेगी। आप लोगों के ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इतने लालची ना हो जाएं पैसों के चक्कर में, तो पता लगे हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कितनी अच्छी है, देखो, नेचर को अगर आप बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो नेचर एक दिन अपना बदला जरूर लेगी। और ये नेचर का बदला ही है जो कोरोना वायरस जो आप देख रहे हो। वो कह रही है कि मुझे ठंडी और खुली हवा में सांस लेनी है। मनुष्यों, इंसानों, तुम घर बैठो। सबको घर बैठा दिया। और काफी दिन तक जब हम घर बैठे, जब हमने अपनी गाड़ियां बाहर नहीं निकाली, इंसान बाहर नहीं निकले, तो हमारी नेचर को, उसके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को सांस लेने का मौका मिला। और तब ब्रीद कर पाई हमारी नेचर। तब जाके इनमें रिफ्रेशमेंट आई कि हां, हम भी इस अर्थ का हिस्सा है, हमारी भी तो ये जागीर है, सिर्फ इंसानों की जागीर नहीं है। और इस चीज को समझना पड़ेगा। या तो तुम खुद से समझ जाओ
नहीं तो उस लेवल से समझाया जाएगा जहां पर कोरोना जैसी डिजीज पैदा होंगी और खड़े खड़े हम इंसान मरेंगे, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठानी पड़ेगी, हम लोगों को। इसलिए जाओ, अपनी अर्थ को सेव करने के लिए कुछ करो, कम से कम वेस्ट करो, ठीक है। ट्राई करो कि जितना आप हेल्प कर सकते हो, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्राई करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए या ग्रीन हाउस गैसेस के लिए या अर्थ को सेव करने के लिए काम कर रही है। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अर्थ नहीं होगी तुम रहोगे कहां पे। और इंसान इतना लालची है कि उसको पता है कि ये बाकी इंसानों को पता है कि इन इंसानों को रोका नहीं जा सकता, इसलिए किसी और ग्रह को ढूंढा जा रहा है जहां पर जीवन संभव हो। लालच देखो, लालच। आपको पता है किसी और ग्रह पे जीवन क्यों ढूंढा जा रहा है? क्यों हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, क्यों मून पे जा रहे हैं? और वहां पर पता है आपको, मंगल ग्रह पे, मून पे, मतलब मार्स और मून और जो भी प्लैनेट हम लोग जाते हैं, वहां पर एनवायरमेंट सूदिंग है ही नहीं, हमें कॉम्प्रोमाइज करके रहना पड़ेगा। आप कोई भी मूवीज देख लो हॉलीवुड की जो मार्स के ऊपर फीचर्ड हो या मून के ऊपर फीचर्ड हो, आपको भी पता है मून और मार्स में बस्तियां, वो भी इंसानी बस्तियां बनाना बहुत हार्ड है। और आप उन इंसानी बस्तियों में बेटा, हम लोग है ना नॉर्मल तरीके से जैसे अर्थ पे रहते हैं ना, वे नहीं रह सकते, वैसे नहीं रह सकते। तो फिर आप यहां पर एटलीस्ट अपना ये थोबड़ा लेके बाहर तो निकल जाओगे ना, और ठंडी हवा में खुली हवा में सांस ले सकते हो। आज तो मास्क पहन रहे हो। आप अगर गए मार्स पर रहने के लिए या मून पर रहने के लिए, आपको एक एस्ट्रोनॉट का सूट चाहिए कि क्या पहन के रखोगे? क्या, कैसे जिंदा रहोगे आप? बिना उसके तो एनवायरनमेंट में बाहर ही नहीं निकल सकते, वहां पर इतनी पोल्यूटेंट गैसेस है एनवायरनमेंट में। मून पे तो एनवायरनमेंट ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल कंडीशन में इंसान का जिंदा रहना किसी और प्लेनेट पे पॉसिबल नहीं है जितना अर्थ पे आपको आजादी है, इसलिए समझ जाओ। इसलिए कहता हूं कि हर एक बच्चा जो ये सेशन देख रहा था, ये मैं ये सिर्फ नीट के एग्जाम में 2 नंबर लेने के लिए मत देखो। ये नीट के एग्जाम में 2 नंबर के लिए नहीं है। ये सेशन आज हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता है और सिखाता है। मेरी रिक्वेस्ट है सब बच्चों से, पहले तो इस सेशन को लाइक करो, क्योंकि इसको मोस्ट लाइक मिलने जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें बात बहुत पते की कही गई है, हमारी अर्थ को बचाने के लिए कही गई है। दिल बड़ा है तो लाइक जरूर करना। दूसरा, इसको अपने फैमिली में शेयर करो। आप ये मत कहना कि तुम नीट का एग्जाम तो दे नहीं रहे, तुम मुझे क्यों शेयर, मैं तो नीट का एग्जाम दे नहीं, मुझे क्यों शेयर कर रहा है? तो उसको समझाना, मेरे भाई ये हमारी केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जो आपसे जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ है, तब हम जिंदा रहेंगे। तो देखो हमारे यहाँ किस तरह के पॉल्यूशन होते हैं और हमें क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए। सो देयर इज अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स टू सेव द नेचर, टू सेव द अर्थ, अदरवाइज जिंदा नहीं बचेंगे हम। कह रहा हूं, हमारी पीढ़ियां, हम भले ही थोड़े दिन जी जाएं, हमारी पीढ़ियां जिंदा नहीं बचेंगी। और हमारे तो इंडियन ट्रेडिशन में माना जाता है कि देयर इज अ साइकिल, आप मरोगे तो किसी दूसरे शरीर में जाके आपकी आत्मा घुसेगी। तो भाई साहब, जिस दूसरे शरीर में आत्मा घुसेगी, 7 जन्म आगे वाले लग रहे हैं पॉसिबल, जिस हिसाब से हम यहाँ पर पॉल्यूशन फैला के बैठे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इसीलिए हमें हमारे नेचर को बचाने की जरूरत है, और इसके लिए हमें अपने नेचर से दोस्ती करनी पड़ेगी। देखो वो फीचर, वो देख रहे हो जो पिक लगी हुई है। सो इंसान जब नेचर से दोस्ती करेगा, हैंडशेक करेगा, तभी जिंदा बचेगा, अदरवाइज जिंदा ही नहीं रहेगा। ट्राई टू लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एवरी ह्यूमन शुड फॉलो, शुड अंडरस्टैंड एंड मस्ट अंडरस्टैंड इफ वी वॉन्ट टू लिव। समझ में आया? तो इस दोस्ती के नाम आप सेशन को लाइक जरूर करना, और यस, इसको शेयर जरूर करना ताकि बाकी बच्चों